हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और टॉपिक है लेटिंग ऑफ लैंड बाय डिसेबल्ड पर्सन। ये सेक्शन 95 और 96 में कवर्ड है। इसमें बेसिकली क्या है, नो टेन्योर होल्डर कैन लेट हिज होल्डिंग अनलेस ही हैपन्स टू बी ए डिसेबल्ड पर्सन अंडर सेक्शन 95 और 96 सबसेक्शन 1, or if not disabled then only to a recognized educational institution। सिंपल मीनिंग है इसका, वो कह रहा है कि कोई भी टेन्योर होल्डर अपनी होल्डिंग को लेट आउट या किराए पे नहीं दे सकता किसी को, जब तक कि वो या तो डिसेबल्ड पर्सन ना हो, या अगर वो लेट आउट कर रहा है तो वो सिर्फ एक रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही लेट आउट कर सकता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा कोई भी पर्सन अपनी लैंड लेट आउट नहीं कर सकता। एनी पर्सन लेटिंग लैंड एक्सेप्ट अंडर दीज टू सर्कमस्टांसेस शैल लूज हिज लैंड। अगर करता है तो वो अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेगा, वो अपनी ज़मीन खो बैठेगा। हैविंग साझी पार्टनरशिप फॉर पर्पस ऑफ कल्टिवेशन इज़ नॉट ए रिकग्नाइज्ड लीगल मेथड अंडर द लॉ। साझी जो है, ज़मीन पार्टनरशिप पे लेके और कल्टीवेशन कराना, वो लीगल मेथड नहीं है लॉ के अंडर, मतलब यूपी रेवेन्यू कोड में उसको लीगल माना गया नहीं है। बटाई या जिसको अधिया भी बोलते हैं, शेयर क्रॉपिंग जो होता है, वो बेसिकली अब प्रोहिबिट कर दी गई है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में। हाउएवर, कोड हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन दिस प्रैक्टिस एंड हैज़ लेफ्ट अ बैक डोर ओपन फॉर सब टेनेंसी कल्टिवेशन थ्रू दिस प्रैक्टिस। हालांकि कोड में इस जो प्रैक्टिस है, जो बटाई सिस्टम है, इसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है और एक पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, जो कि ये बटाई का सिस्टम बेसिकली अभी भी चलता है। जनरल कंसेप्शन ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट कल्टिवेशंस आर मियर होल्डर्स एट विल, liable to eviction from land at short notice and generally on a higher payment of rent and short duration and payment of 50% और 1/3 ऑफ प्रोड्यूस। बेसिकली बटाई सिस्टम जो है, बटाई सिस्टम में ये माना जाता है, या ये होता भी है जनरली, कि जो पैदा करने वाले हैं या वहाँ जो कल्टीवेटर्स हैं, वो बेसिकली उनकी इच्छा पे निर्भर हैं। जब तक किसी ने ज़मीन दे रखी है तब तक हैं, और उनको कभी भी इविक्ट किया जा सकता है शॉर्ट नोटिस पे, और जनरली उनसे रेंट भी ज़्यादा लिया जाता है, प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन, एक छोटी ड्यूरेशन के लिए उनको दिया जाता है, और 50% या इवन कई केसेस में 1/3 उनसे प्रोड्यूस का ले लिया जाता है। तो बेसिकली ऑर्डिनरी कल्टीवेटर इज़ अलाउड टू होल्ड लैंड फ्रॉम वन जेठ दशहरा टू अनदर जेठ दशहरा, ऑल्दो मैनी होल्ड इट फ्रॉम ईयर टू ईयर। जनरली क्या होता है, बटाई सिस्टम में कल्टीवेटर जो होते हैं वो एक जेठ दशहरा से लेकर दूसरे जेठ दशहरा तक लैंड होल्ड करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि साल दर साल ये सिस्टम चलता रहता है। ये सिस्टम बेसिकली एक मेजर बॉटल नेक है एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, और इसीलिए कोड ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है। लेकिन छुपे छुपाए वे में कंसील्ड लेटिंग जो है, ये एक मुँह ज़बानी और इनफॉर्मल बेसिस पर अभी भी चल रही है या चलती है। सेक्शन 94 बेसिकली बटाई सिस्टम को प्रोहिबिट करता है, बट रियल सेंस में साझी सिस्टम को जो है वो
एज सच प्रोहिबिट नहीं करता। इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि साजी जो है वो रिकॉग्नाइज लीगल मेथड नहीं है, लेकिन अभी हम उसका डिटेल देख रहे हैं। तो अगर गहरे उससे देखें गहराई से, तो बटाई सिस्टम तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन साजी सिस्टम एज सच नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि बेसिकली साझीदार जो है वो एक पार्टनर के रूप में है कल्टीवेशन में, और ये कहना कि वो आधा प्रोड्यूस अपना दे रहा है वो कहीं ना कहीं गलत होगा। दैट विल बी ए फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इनफैक्ट वो देता नहीं है जबकि वो उस टेन्योर में से अपना शेयर लेता है। तो एक नज़रिए का ये फ़र्क हो गया ना। साझा जो पार्टनरशिप है वो देता नहीं है ना, वो तो उस शेयर में से अपना हिस्सा ले रहा है। तो इसीलिए एज सच उसमें ये प्रोहिबिटेड नहीं है। बट वेयर साझीदार अलोन इज कंट्रीब्यूटिंग होल कैपिटल एंड टेन्योर होल्डर एग्रीज टू टेक शेयर इन प्रोड्यूस, देन इट इज़ नॉट साजी बट इज़ लेटिंग और लीज। तो लेकिन ऐसे केसेस जहाँ साझीदार जो है वो अकेला ही पूरा पैसा लगा रहा है और अकेला ही, मतलब दूसरा पार्टनर उसका कुछ भी नहीं कर रहा, पैसा नहीं लगा रहा, और ऐसे में वो प्रोड्यूस में एक पर्टिकुलर शेयर लेता है, तो ऐसे इसको साझी नहीं माना जाएगा बल्कि इसको लीज़ माना जाएगा। ये नहीं कि जी आपने बटाई पे दिया और आप कहते हो ये तो साझी है, नहीं, वो ऐसे में वो बटाई ही माना जाएगा। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज़। लीज़ को कैसे रजिस्टर कराते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज़, जैसे कि गाइज आपने रेंट है, रेंट किसी से करते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, लीज़ एग्रीमेंट बनाते हैं। तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन कैसे होता है लीज़ का? अगर 1 साल से कम की लीज़ है तो बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लीज़ करी जा सकती है, और अगर 1 साल से ज़्यादा की है या 100 रुपये से ज़्यादा का रेंट है तो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या रजिस्टर्ड डीड के थ्रू वो रजिस्टर करी जाएगी। When the holding has been let as per provisions of 94 and 97, the successor in interest of Bhumidhar shall be bound by terms of lease so far as they are not inconsistent with code। जब होल्डिंग जो है वो 94 या 97 के प्रोविजंस के द्वारा लेट आउट करी जाती है, गवर्न होती है, तो जो सक्सेसर इन इंटरेस्ट है भूमिधर का, मतलब जो उसका नीचे उसका जो एक तरह से नॉट हियर कहना यहाँ पे गलत होगा, सक्सेसर इन इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली जो उसके इंटरेस्ट को सक्सीड करेगा, तो वो बेसिकली वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस से बाउंड होगा जो कि मेन भूमिधर होगा। हालांकि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कोड के इनकंसिस्टेंट या कोड्स के विरोधाभास में नहीं होने चाहिए। अब आ जाते हैं लीज बाय डिसेबल्ड पर्सन। दो कोड इज़ अगेंस्ट लेटिंग और सबलेटिंग बट इट अलाउज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। कोड, हालांकि हमने अभी समझा कि भाई कोड लेटिंग या सबलेटिंग के एकदम खिलाफ है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के ग्राउंड्स पर वो बेसिकली अलाउ करता है। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला, मेंटल रिटार्डनेस, वीक माइंड, ब्लाइंडनेस या कोई और फिजिकल इन्फर्मिटी। तो गाइज बेसिकली इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओपिनियन का था कि आयुष्यम जेनरिस का प्रिंसिपल, दैट इज़ वन रिजल्टिंग इन टोटल डिसेबलमेंट, यही प्रिंसिपल लगेगा। मतलब जो कोड में मेंशन्ड है जो फिज़िकल इन्फर्मिटीज़ या ये, तो 100% अगर इन्फर्मिटी होगी तो बेसिकली वो ही मानी जाएंगी। इसको बोलते हैं आयुष्यम जेनरिस, मतलब जैसा एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वैसा। लेकिन बाकी कोर्ट्स ने या अदर जजेस ने ये हेल्ड किया कि फ़िज़िकल इन्फर्मिटी जो है वो आयुष्यम जेनरिस प्रिंसिपल से कि उसमें लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि और भी काइंड्स ऑफ फिज़िकल इन्फर्मिटी जो हैं वो भी मानी जाएंगी। क्योंकि अगर वो नहीं मानी जाएंगी तो बेसिकली आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन एक तरह से होगा, ऐसा कोर्ट्स ने डिसाइड किया। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया कि जिन लोगों को लेप्रेसी है, कोढ़ की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, हार्ट डिजीज़ है, पैरालिसिस है, एक्सेसिव फैटनेस है, ओल्ड एज है, कैटरेक्ट है, तो ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करना गलत नहीं होगा। ऐसे लोगों को क्यों एक्सक्लूड करा जाए? तो जो न्यू सेक्शन है 95 सब सेक्शन 1 ए और बी, ये बेसिकली इसमें ये सारी डिसेबिलिटीज़ भी इंक्लूड करी गई हैं। सेकंड आ जाएगा गाइस डेटी या वक्फ। डेटी जो हिंदू के हमारे देवी देवता होते हैं, उनका जो एक वो बनता है
बेसिकली ट्रस्ट टाइप का, और वक्फ जो मुस्लिम्स के अंडर जो एक बोर्ड बनता है। तो डेटी इज़ अ लीगल पर्सनैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन गॉड। डेटी जो है वो एक लीगल पर्सनैलिटी है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गॉड डिफाइंड नहीं है। एंशियंट लीगल सिस्टम जो है वो गॉड को रिकॉग्नाइज करता है एज ए लीगल एंटिटी, जो बेसिकली अपने बिहाफ पे फाइट कर सकते हैं, और जो ट्रस्टीज़ के थ्रू या मैनेजिंग बोर्ड के थ्रू टेंपल का जो होता है वो अपनी देख रेख कर सकते हैं। सेम मीनिंग जो है, सिमिलर टाइप ऑफ मीनिंग, वो मुस्लिम्स के उसमें वक्फ में डिसाइड मतलब प्रेस किया गया है। जैसे कि मुस्लिम जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चैरिटीज़ में दे सकते हैं। थर्ड आ जाता है ल्यूनेटिक या इडियट। तो ल्यूनेटिक और इडियट में फ़र्क होता है। इडियट जो है बेसिकली उसकी कोई होप ही नहीं होती, वो हमेशा सारे टाइम मतलब बिल्कुल उसकी मेंटल फैकल्टी या मेंटल एबिलिटी हर टाइम उसकी डाउन रहती है। लेकिन जो ल्यूनेटिक होता है उसके बीच बीच में मेंटल एक्लिप्स मतलब पीरियड आते हैं, कभी वो ल्यूनेटिक है बीच में ठीक भी हो जाता है। तो इडियट और ल्यूनेटिक का ये फ़र्क है। तो बेसिकली इडियट और ल्यूनेटिक भी अपनी लैंड जो हैं वो लेट आउट कर सकते हैं। फिर आ जाता है चौथा ए माइनर। ये सेक्शन 95(1)(f) में डिफाइंड है। माइनर हमें पता है क्या होता है, तो हम इसके बारे में बेसिकली एलैबोरेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट वुमेन। इसमें कौन कौन सी वुमेन जो हैं वो अपनी लैंड लेट आउट कर सकती हैं। पहली बात अनमैरिड वुमेन, सेकंड विडो, फिर डिवोर्स्ड या सेपरेटेड, और ऐसी जिनका हस्बैंड जो है वो ल्यूनेटिक या इडियट है, या ऐसी जिनका कि हस्बैंड ब्लाइंडनेस या इन्फर्मिटी से सफ़र करता है। इनके अलावा वुमेन अपार्ट फ्रॉम दिस कैनॉट लेट देयर लैंड, एंड इफ़ हस्बैंड इज़ डिसेबल्ड देन शी बी ट्रीटेड एज वन ऑल्सो। इनके अलावा कोई भी वुमेन है वो अपनी लैंड को लेट आउट नहीं कर सकती, और अगर हस्बैंड डिसेबल्ड है तो बेसिकली ये माना जाता है कि वो वाली वुमेन या उसकी वाइफ वो भी डिसेबल्ड है। फिर आ जाता है सिक्स पॉइंट स्टूडेंट। स्टूडेंट में डिफाइंड है बेसिकली एक्ट में बिल्कुल क्लियर। पहली बात तो वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट होना चाहिए, 35 ईयर्स से कम उसकी एज होनी चाहिए, उसका फादर जो है या तो वो डेड हो गए हों, नहीं हो इस दुनिया में, या वो ल्यूनेसी से सफ़र करते हों उसके फादर, या इन्फर्मिटी से। तो ये कंडीशंस जो बेसिकली हैं ये साइन क्वा नॉन है। बेसिकली दीज आर इसेंशियल कंडीशंस। ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए अगर एक स्टूडेंट को अपनी ज़मीन लेट आउट करनी है, और अगर कोई भी एक कंडीशन इसमें से लैकिंग है या नहीं है तो वो स्टूडेंट इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। सेवन्थ है ए पर्सन इन डिफेंस सर्विस। कोई भी पर्सन जो डिफेंस सर्विस में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, ऐसा पर्सन अपनी ज़मीन को लेट आउट कर सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो पर्सन अपनी ज़मीन की देखरेख नहीं कर सकता, वो सरहद पे है या अपनी ड्यूटी पे है, तो ऐसे पर्सन को अलाउड है। फिर है ए पर्सन अंडर डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट। जाहिर सी बात है कोई ऐसा पर्सन जो जेल में है या जिसको डिटेन किया गया है, तो ऐसा पर्सन बेसिकली अपनी लैंड को लेट आउट कर सकता है। इसके अलावा बेसिकली ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा यूपी में ने बेसिकली कुछ बैंक्स को भी अलाउ कर रखा है, जो बैंक्स जैसे जिनके पोजेशन में ज़मीन होती है वो अपनी लैंड को लेट आउट कर सकें। तो बेसिकली इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बैंक भी अपना बैंकिंग का बिज़नेस करेगा वो, या वो ज़मीन की खेती का काम करेगा। तो इसीलिए बैंक्स जिनके पास ज़मीन गिरवी या ऐसी होती है वो भी अपनी लैंड को लेट आउट कर सकते हैं। और इसमें नौवां एक ये भी है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इसके अलावा, जबकि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज़ और ये होनी चाहिए, अब ये पॉइंट कहता है कि इसके अलावा अगर कोई पर्सन अपनी डिसेबिलिटी प्रूव कर देता है, जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लिखी हैं, तो भी उसको इस प्रोविज़न के लिए उसको डीम टू बी डिसेबल्ड मान लिया जाएगा कि भाई ऐसा पर्सन भी डिसेबल्ड है। In case of lease by disabled co-sharers, a disabled co-sharer may lease his portion of land
फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। अगर 2 को शेयरर हैं, उसमें से एक को शेयरर जो है वो डिसेबल्ड है, तो ऐसे में वो पर्सन अपने पोर्शन को लीज़ कर सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा के लिए वो लीज़ नहीं कर सकता है। ऐसे में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफ़र इन वायलेशन शैल लीड टू वेस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन स्टेट गवर्नमेंट। अगर इसके विरुद्ध कोई पर्सन ट्रांसफ़र करता है, वायलेशन करता है, तो ऐसे में जो ज़मीन है वो स्टेट गवर्नमेंट को वेस्ट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और एक और पॉइंट इसमें, लास्ट पॉइंट, कि अगर आसामी अपनी लैंड को ट्रांसफ़र करता है तो वो लॉ में वॉइड है और ऐसा ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, इट विल नॉट बी अफेक्टेड, और बल्कि ऐसे आसामी को इविक्शन के लिए उससे ज़मीन खाली कराई जा सकती है, उसको इविक्ट किया जा सकता है। तो गाइज़ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और ये आ जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इसको आप अच्छे से इसके पॉइंट्स दोबारा सुनिए, दोबारा इसके आप अगर पॉइंट्स थोड़े से माइंड में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।